नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज सबने लगाया जोर। मतदान को लेकर प्रशासन की क्या है तैयारी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान होना है। इसलिए सभी दलों और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज इन जगहों पर चुनाव प्रचार का शोर बंद हो जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर अभियान ही चला सकेंगे। वोटिंग को लेकर 9,938 भवनों में कुल 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इसमें सामान्य बूथों की संख्या 7,390 है। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 900 बूथ हैं। क्रिटिकल बूथों की संख्या 7,000 के करीब है। फिलहाल नक्सल प्रभावित जिलों में सिर्फ गिरिडीह और बोकारो ही शामिल है। गिरिडीह में 350 व बोकारो में 180 बूथ ऐसे हैं जिसे नक्सल प्रभावित माना गया है। दूसरे चरण में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 585 कंपनी और जैप की 60 कंपनी लगाई गई है। वहीं जिला बल और होमगार्ड में 30,000 के करीब जवानों को लगाया गया है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों पर कोबरा और STF के जवानों की तैनाती की जाएगी। संभव है कि दुर्गम क्षेत्रों में पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। धनबाद, बोकारो, दुमका, पाकुड़, गिरिडीह, साहेबगंज, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, रामगढ़, रांची व हजारीबाग जिला अंतर्गत 20 क्षेत्रों में चुनाव होना है। संथाल की 18 सीटें तय करेगी सत्ता का रास्ता। ऐसा कहते हैं कि झारखंड जीतने के लिए संथाल जीतना सबसे जरूरी है। आपको बताएं, झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। वहीं संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें हैं और यही वजह है कि झारखंड की सत्ता निर्धारित करने में संथाल परगना अहम भूमिका निभाता है और यही वजह है कि हर दल का फोकस संथाल जीतने पर रहता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी संथाल में कुल 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी ने सारठ, गोड्डा, देवघर और राजमहल में जीत दर्ज की थी। वहीं झामुमो और कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन का जोर लगाकर अपनी सीटों को बढ़ाने के प्रयास में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती होगी। संथाल झामुमो का गढ़ रहा है। झामुमो ने संथाल में हमेशा से अच्छा प्रदर्शन किया है। संथाल परगना की 18 सीटों पर मतदान 20 नवंबर को होंगे और चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। बीजेपी की ये प्रत्याशी पैसा खर्च करने के मामले में सबसे आगे, जाने दूसरे स्थान पर कौन। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसके लिए वे भारी भरकम रकम खर्च करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। धनबाद में पैसे खर्च करने के मामले में झरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह आगे हैं। वह 17 नवंबर तक 17,01,297 रुपए खर्च कर चुकी हैं, कि इस जिले का सबसे अधिक है। वहीं दूसरे नंबर टुंडी के JM प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो हैं, जिन्होंने 16,86,548 रुपए खर्च कर दिए हैं। धनबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने अब तक 14,22,957 रुपया खर्च किया है। कांग्रेस के अजय दुबे ने 17 नवंबर तक 9,21,676 रुपया खर्च किया है। सिंदरी से भाजपा प्रत्याशी तारा देवी ने 13,58,338 रुपए खर्च किए हैं। इसी विधानसभा से CPMI प्रत्याशी चंद्रदेव महतो ने 11,64,117 रुपए चुनाव में खर्च किए हैं। बाघमारा से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो ने 11,73,959 रुपए और इसी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने खर्च करने में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 17 नवंबर तक 10,30,176 रुपए खर्च किया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने 8,17,476 रुपए खर्च किया है। इसी तरह निरसा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता ने सर्वाधिक 11,26,201 रुपए खर्च किए हैं। सोशल मीडिया बना प्रत्याशियों के लिए वरदान, प्रचार में निभा रहा अहम किरदार। बदलते दौर में राजनीतिक दशा दिशा बदल चुकी है और चुनावी परिणाम भी। अब प्रत्याशी अपने पक्ष में आम जन को रिझाने के लिए काम तो कर ही रहे हैं, प्रतिद्वंदियों को पटकनी देने, उनको कमजोर करने के लिए भी चुनाव सभा को लेकर सोशल मीडिया पर शब्दवाला चला रहे हैं। सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपने सोशल मीडिया की टीम को एक्टिव कर रखा है, जो प्रतिद्वंदी को हर ललकार प्रतिकार पर जोरदार पलटवार कर रहे हैं। कुछ की सोशल मीडिया टीम डिबेट का विषय पैदा कर अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ नैरेटिव की तैयारी करने का काम कर रही है। दुमका ही नहीं, पूरे संथाल परगना में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो 2-3 दशकों से राजनीतिक में सक्रिय हैं और चुनावी रण में उतरते रहे हैं, जंग जीत भी चुके हैं। इस बार उन्हें भी सोशल मीडिया पर अपना पलड़ा भारी करने के लिए भारी रकम खर्च करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह भी है कि आज हर एक मतदाता के पास मोबाइल है और वो मोबाइल पर ही ज्यादा समय दे रहे हैं। समय अभाव में जन जन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए प्रत्याशियों का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ही जरूरी हो रहा है।
जो इसमें पीछे रह जा रहे हैं वे भी कम ही सही पर अपनी छोटी सोशल मीडिया टीम के जरिए फेसबुक एक्स पर लाइव करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। संथाल परगना से चुनावी रण में उतरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 1.1 मिलियन फॉलोअर एक्स पर तो 8.41 मिलियन फॉलोअर फेसबुक पर हैं। दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर लुइस मरांडी और सीता सोरेन भी लाख से अधिक फॉलोअर के साथ सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव दिख रही हैं। झारखंड में दिल दहला देने वाली घटना, पति ने पत्नी और 2 साल के बेटे की गला दबाकर की हत्या। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना अंतर्गत कुर्ली गांव में बीते रात को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। गांव के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 वर्षीय बेटे की निर्मम गला दबाकर हत्या कर दी। खूटी गांव निवासी अशोक महतो ने अपनी पत्नी मधुमिता महतो और 2 साल के बेटे रोहित कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अशोक महतो मौके पर से फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अरविंद कुमार बिन्हा और थाने प्रभारी बजरंग महतो घटना स्थल कुर्ली गाँव पहुँचे और मामले की जाँच में जुट गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2021 में चांडिल के रावताड़ा में अशोक महतो और मधुमिता की शादी धूमधाम से हुई थी। अशोक महतो शेयर बाजार में पैसे लगाता था, जिसको लेकर हमेशा पत्नी के साथ बकझक होती रहती थी। बीते रात पत्नी मधुमिता महतो अपने ससुर को खाना देने के बाद अपना और अपने पति का खाना लेकर ऊपर वाले कमरे में गई। इस दौरान किसी बात में दोनों के बीच झड़प हुआ और अशोक महतो ने गुस्से में आकर पत्नी और बेटे को गला दबाकर मार दिया। सबसे खराब पर्यावरण वाले राज्यों में झारखंड, पर किसी दल का एजेंडा में नहीं है इसका संरक्षण। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले तक सभी दलों ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सरकार बनने के बाद जनता से कई वादे किए गए, लेकिन अपने घोषणा पत्रों में किसी भी राजनीतिक दल ने पर्यावरण संरक्षण का जिक्र नहीं किया है। पर्यावरण बचाने के लिए राजनीतिक दल क्या प्रयास करेंगे इसका कहीं जिक्र नहीं है, जबकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से झारखंड सबसे खराब राज्यों में से एक है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी बिगड़ रही है, इस पर कई राष्ट्रीय संस्थानों ने रिपोर्ट भी की है। झारखंड के 18 जिलों में किसी न किसी प्रकार का खनन कार्य होता है। 3 कोयला कंपनी यहाँ खनन का काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कई निजी कंपनियों के कैप्टिव माइन चल रहे हैं, जो अपनी उपयोग के लिए कोयला निकाल रहे हैं। कोयला प्रभावित क्षेत्र के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। बात कोयला खनन को कम करने की हो रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी हो रही है। झारखंड इस बहस के केंद्र में है। इसके अतिरिक्त कई जिलों में आयरन और बॉक्साइट का भी खनन हो रहा है। यह भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने झारखंड की जमीन को सबसे अधिक खराब वाले राज्यों की श्रेणी में रखा है। कई कारणों से यहाँ की भूमि करीब 69% बंजर होने की ओर है। यह स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे खेती में परेशानी हो सकती है। इसका कारण जंगलों का कटाव और बरसात के दिनों में जल का तेज बहाव भी है, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जा रही है। राज्य में जंगल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन घने जंगलों की स्थिति ठीक नहीं है। इस कारण यहाँ अन्य प्राणी भी संकट में हैं। पलामू टाइगर रिजर्व आज टाइगर के लिए तरस रहा है। हाथी और मानव दंत के प्रत्येक साल सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। हाथी गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों का यह ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन अपने घोषणा पत्रों में इससे लोगों को बचाने का जिक्र किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। धनबाद में आज तक किसी भी निर्दलीय ने नहीं दर्ज की जीत। बीजेपी और कांग्रेस का रहा है दबदबा। कोयलांचल खासकर धनबाद जिला की राजनीतिक में राष्ट्रीय एवं बड़े क्षेत्रीय दलों की ही ज्यादा प्रभाव रहा है। यहाँ मार्क्सवादी समन्वय समिति को छोड़ कोई भी छोटा दल अब तक अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। धनबाद जैसे सीट से तो आजादी के बाद से आज तक किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को जीत नहीं मिल पाई है। हालांकि 1-2 चुनाव में कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहाँ बड़े दलों का खेल बिगाड़ने का प्रयास जरूर किया था। आजादी के बाद धनबाद जिले की राजनीतिक में पहले कांग्रेस, वाम दलों एवं स्थानीय राज परिवार द्वारा बनाए गए दलों का प्रभाव था। धीरे धीरे राजघरानों का प्रभाव कम होता गया। 80 के दशक के बाद यहाँ वाम दलों का भी प्रभाव कम होने लगा। कांग्रेस, भाजपा एवं जनता दल झामुमो ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। इस दौरान वाम दलों में सिर्फ मार्क्सवादी फॉरवर्ड ब्लॉक का निरसा एवं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव रह गया था। भाजपा की ताकत बढ़ने के बाद कांग्रेस, मार्क्सवादी जैसी पार्टियां भी चुनावी राजनीति में पिछड़ने लगी। इस चुनाव में भी कुछ छोटे दल और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। धनबाद विधानसभा की बात करें तो यहाँ 1952 से 2019 के बीच हुए 15 चुनाव में हमेशा मुकाबला बड़े दलों के प्रत्याशियों के बीच होता रहा है। इन 15 चुनावों में 8 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा तथा
सीपीआई एवं बीकेडी को एक बार सफलता मिली है। धनबाद में कभी भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। साथ ही यहाँ कोई महिला भी अब तक विधायक नहीं बन पाई है। सभी 15 बार पुरुषों ने ही इस सीट पर सफलता पाई है। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद हुए 4 चुनावों में धनबाद में मुकाबला कांग्रेस एवं भाजपा के बीच रहा है। इसमें 3 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस जीती है। धनबाद जिले में छोटे दलों में मासस अपनी ताकत दिखाती रही है। माकपा से निष्कासित होने के बाद 1972 में एके राय ने मासस की स्थापना की और सिंदरी से विधायक बने। फिर 1985 में विनोद बिहारी महतो के लिए मासस ने सीट छोड़ दी। मासस के समर्थन में विनोद बाबू सिंदरी के विधायक बने। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में मासस प्रत्याशी आनंद महतो 4 बार विजयी रहे। निरसा विधानसभा सीट पर भी मासस का उम्दा प्रदर्शन रहा है। यहाँ 8 चुनावों में मासस जीत का परचम लहराने में सफल रही है। इस विधानसभा चुनाव से पहले मासस का भाकपा माले में विलय हो गया है। झारखंड में अधिकारियों की नहीं सुन रहे हैं एसपी, बार बार लिख रहे हैं पत्र, नहीं भेज रहे जवाब। झारखंड में इन दिनों पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों की बात कई जिलों के एसपी नहीं सुन रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा कई मामलों में रिपोर्ट मांगने के बावजूद जिले के एसपी द्वारा समय पर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। इस कारण पुलिस मुख्यालय को न तो मामले की जानकारी समय पर मिल रही है और न ही समय पर इसकी समीक्षा हो रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा कुछ मामलों में रिमाइंडर भेजकर रिपोर्ट नहीं भेजने की वजह से खेद प्रकट किया जा चुका है। बावजूद इसका विशेष असर नहीं पड़ रहा है। झारखंड के अलग अलग न्यायालयों में लंबित वारंट, कुर्की और इश्तेहार की जानकारी हाईकोर्ट एससीएमएस के मेंबर सेक्रेटरी ने 4 अक्टूबर 2024 को डीजीपी को पत्र लिखकर दिया था। इसमें लिखा गया था कि लंबित वारंट के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 9 अक्टूबर 2024 को सभी जिले के एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले के एसपी से रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन यह रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक नहीं मिली। दूसरी बार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को 18 अक्टूबर को पत्र लिखकर 22 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा। फिर भी सभी जिले के पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 23 अक्टूबर को भी सभी जिले के एसपी को रिमाइंडर भेजते हुए 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी, लेकिन रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण भी खेद जाहिर किया था। संथाल परगना की 9 हॉट सीट, जहां है कांटे की टक्कर, सीएम हेमंत समेत इनकी प्रतिष्ठा दांव पर। संथाल परगना में विधानसभा चुनाव में हर दल इस बार संथाल परगना से अधिक सीटें जीतने की रणनीति के साथ चुनाव मैदान में है, क्योंकि कहा जाता है कि झारखंड की सत्ता की चाबी संथाल परगना से होकर गुजरती है। यहाँ 18 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें एसटी रिजर्व, 1 एससी रिजर्व और 10 सीटें जनरल हैं। 2024 के चुनाव में हॉट सीटों के अलावा सभी सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार दिख रहे हैं। सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस और गठबंधन दलों की सीधी टक्कर भाजपा से होगी। संथाल परगना की 18 सीटों में से लगभग 9 सीटें हॉट सीट है, जहां महामुकाबला देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनके 3 मंत्री के अलावा विधानसभा के स्पीकर का मुकाबला है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन फोल्डर से पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, भाजपा के कार्यकाल में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर लुइस मरांडी, प्रदीप यादव, नलिन सोरेन की जगह उनके बेटे आलोक सोरेन, पूर्व मंत्री स्टीफन मरांडी चुनावी मैदान में है। वहीं एनडीए फोल्डर से मुख्यमंत्री को टक्कर देने के लिए बरहेट की जमीन से जुड़े भाजपा नेता मैलियम हेम्ब्रोम कमर कसकर चुनाव मैदान में है। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी को टक्कर देंगी सीता सोरेन। वहीं महागामा में मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पूर्व मंत्री अशोक भगत, पाकुड़ से निशात आलम को अजहर इस्लाम और मधुपुर से मंत्री हफीजुल के खिलाफ भाजपा के गंगा नारायण सिंह कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। वहीं जामा में झामुमो की डॉक्टर लुइस मरांडी के खिलाफ भाजपा ने सुरेश मुर्मू, तो दुमका में बसंत सोरेन के टक्कर देने के लिए भाजपा ने पूर्व सांसद सुनील सोरेन पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। वहीं देवघर में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को 2 बार से सिटिंग भाजपा विधायक नारायण दास के साथ मुकाबला है। विधानसभा चुनाव में संथाल परगना से जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला है, वे बागी हो गए हैं। संगठन से इतर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। रूठने मनाने का दौर चल रहा है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों के लिए अपनी पार्टी के बागियों से निपटना चुनौती होगी। उठने मनाने की बात तो यहाँ तक आ पहुँची है कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को घर घर पहुँचना पड़ा है। चाहे नाला हो या जामताड़ा, दुमका हो
हो या जामा, गोड्डा हो या पोड़िया हाट या महागामा, मधुपुर हो या देवघर, राजमहल हो या लिट्टीपाड़ा, अधिकांश सीटों पर दोनों ही फोल्डर से दावेदार पार्टी की जीत की राह में परेशान का सबब बन रहे हैं। यह सीट शुरू से ही झामुमो के खाते में रही है। सेफ सीट के कारण ही हेमंत सोरेन इस सीट को 2014 से ही अपने लिए चुना है। 2014 के चुनाव में हेमंत के सामने भाजपा के हेमलाल मुर्मू चुनाव मैदान में थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खाने में क्या है पसंद, आज भी उनके परिजन जीते हैं सादा जीवन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी चाची के हाथ का बना साग भात खूब भाता है, खासकर वह खाना अगर मिट्टी के बर्तन में बना हो तो। हेमंत सोरेन पूरे चाव से खाते हैं। शिबू सोरेन परिवार का अपने गाँव आना जाना लगा रहता है। उनके आने का परिवारों और लोगों को इंतजार रहता है। इस मौके पर घर के लोग हर किसी की पसंद का सादा खाना बनाते हैं। हेमंत सोरेन की खास पसंद की जानकारी उनकी चाची और शिबू सोरेन के भाई शंकर सोरेन की पत्नी दिगमनी ने दी। हेमंत सोरेन का पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में है। रामगढ़ जिले के इस गांव में शिबू सोरेन के आंदोलन और राजनीतिक सफर की कई यादें जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चाची और उनके परिजन बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। आम घरों की तरह उनका रहन सहन है। पूरे गांव को गर्व है कि उनके बीच का दो शख्स मुख्यमंत्री बना। पहले शिबू सोरेन और बाद में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। चुनाव में वाहन मालिकों की मनमानी, गाड़ी में तेल भरवाकर मजिस्ट्रेट को ले जाने से किया मना, प्रशासन ने चलाया डंडा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी वाहन संचालकों की मनमानी जारी है। इसे लेकर दास ट्रेवल के 2 वाहन और एक 4 पहिया गाड़ी को वाहन कोषांग के नोडल सह जिला परिवहन पदाधिकारी ने ब्लॉक लिस्ट कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। नोडल अधिकारी ने आदेश जारी करके कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को आने जाने के लिए दास ट्रेवल के वाहन अधिग्रहण के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग को वाहन देने से सीधे तौर पर मना कर दिया गया। वाहन संचालक द्वारा सीजर लेने से भी मना कर दिया गया। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 38 में मजिस्ट्रेट के घूमने को लेकर 16 नवंबर को वाहन को जमा किया गया था, जिसके बाद वाहन में 40 लीटर ईंधन भी भरवाया गया। लेकिन अगले दिन 17 नवंबर को उक्त वाहन चालक ने सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर जाने से मना कर दिया। इस कारण सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी पड़ी। आदेश में कहा गया कि वाहन संचालक और चालक का यह कृत निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में सफल संचालन देने की स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए तीनों वाहनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991, मोटर वाहन अधिनियम 1988 व केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की सुसंगत धाराओं के तहत ब्लैकलिस्ट किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने 6 लोगों को भेजा समन, आज से पूछताछ होगी शुरू। ईडी ने बांग्लादेश घुसपैठ मामले में शैलेंद्र कुमार सहित 6 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। सभी को सोमवार से अलग अलग तिथियों पर रांची स्थित ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। अल्ताफ के मोबाइल में 100 से ज्यादा युवतियों के नंबर पाए गए हैं। ईडी ने जिन लोगों को समन जारी किया है उसमें शैलेंद्र कुमार के अलावा महेंद्र, अब्दुल रशीद, विभास मंडल, पूनम मिश्रा और अल्ताफ मानकर उर्फ अल्ताफ सेब का नाम शामिल है। शैलेंद्र कुमार बांग्लादेशी युवतियों को विभिन्न होटलों में ठहरने की व्यवस्था करता है। विभास मंडल और पूनम मिश्रा ने बरियातू पुलिस ने जिन युवतियों को गिरफ्तार किया था उनकी जमानत कराई थी। विभास मंडल और पूनम मिश्रा पति पत्नी है, दोनों कोलकाता के रहने वाले हैं। बरियातू थाने में गिरफ्तार युवतियों की जमानत देने के लिए दोनों कोलकाता से रांची पहुंचे थे। इससे यह माना जा रहा है कि इन दोनों का संबंध भी इस गिरोह से है। अल्ताफ के मोबाइल की जांच के दौरान 100 से ज्यादा युवतियों के नंबर मिले हैं। हालांकि पूछताछ में उसने खुद को ग्राहक बताया था और विदेशी युवतियों को झारखंड में लाने के मामले में अभियता जाहिर की थी। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।